26 जुलाई 2016 कर्नाटक के उडुपी जिले के पुलिस मुख्यालय के बाहर आम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन तो आम बात है, पर यहां लोग इस बात की मांग कर रहे थे कि उनके इलाके के एसपी को हटाया ना जाए। लोगों का कहना था कि ऐसा ईमानदार अफसर मिलना लगभग नामुमकिन है। उस एसपी का नाम था अन्नामलाई कुप्पुस्वामी। जी हां, आपने सही पहचाना, हम उन्हीं अन्नामलाई का जिक्र कर रहे हैं जो इन दिनों कोड़ा पॉलिटिक्स के जरिए सुर्खियों में छाए हुए हैं। पर साउथ के सिंघम कहे जाने वाले के अन्नामलाई ने आईपीएस वाली ए ग्रेड की नौकरी छोड़कर खुद पर कोड़े बरसाने वाली सियासत को क्यों चुना, यह समझने से पहले एक किस्सा आपको सुनाता हूं। 17 जून 2015 का दिन था। अन्नामलाई को उडुपी जिले का एसपी बने 6 महीने ही हुए थे। कोड़ापुर इलाके में 17 साल की एक युवती की रेप के बाद हत्या हो जाती है। बतौर एसपी अन्नामलाई युवती की मां से मिलने पहुंचते हैं, ढांढस बंधाते हैं, पर पीड़ित की मां अन्नामलाई से पूछती है क्या वो उनकी बेटी को वापस ला सकते हैं। यह सवाल अन्नामलाई के दिल में ऐसा चुभता है कि उनकी रातों की नींद उड़ जाती है। इस एक घटना ने अन्नामलाई को एक स्कॉलरशिप शुरू करने के लिए प्रेरित किया, जिसके तहत 10वीं की टॉपर बेटियों को आज तक 10,000 की स्कॉलरशिप मिलती है। इस दौरान अन्नामलाई ने एक सिक्योरिटी ऐप की भी शुरुआत की, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति कभी भी सीधे एसपी से शिकायत कर सकता था और उस पर हुई कार्रवाई के बारे में पूरी जानकारी ले सकता था। यह कोई आम बात नहीं थी। अन्नामलाई के ऐसे ही कदमों ने उन्हें सिंघम पुलिस अफसर का खिताब भी दिया। पुलिस की नौकरी के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब अन्नामलाई को कुरान तक पढ़ना पड़ गया। बात दिसंबर 2017 की है, जब चिकमंगलुरु में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया था। मामला अयोध्या विवाद जैसा ही था। एक विवादित धार्मिक स्थल में 20,000 लोगों ने जबरन घुसने की कोशिश की थी। उस वक्त अन्नामलाई बतौर एसपी वहां पोस्टेड थे। उस वक्त दंगा रोकने के लिए अन्नामलाई ने न सिर्फ कानून व्यवस्था को संभाला, बल्कि खुद कुरान को पढ़ने और समझने की कोशिश भी की। उन्हें ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि आईएसआईएस में युवाओं की भर्ती को लेकर अफवाह फैल रही थी। ऐसे में मुस्लिम समाज को बेहतर तरीके से समझाने के लिए उन्होंने इस्लाम को करीब से समझा और जाना, जिसने समुदाय के लोगों का विश्वास जीतने और दंगा रोकने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उनके ऐसे किस्सों की एक लंबी फहरिस्त इंटरनेट पर पटी पड़ी है। पर यहां सोचने वाली बात यह है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले अन्नामलाई पुलिस की नौकरी में कैसे आ गए। तो इसके पीछे भी एक जबरदस्त कहानी है। यह बात अन्नामलाई के आईआईएम लखनऊ में पढ़ाई के दौरान की है। एक इंटरव्यू में अन्नामलाई खुद बताते हैं, यूपी मेरे लिए सदमे की तरह था। वहां लोग 5 रुपए के लिए मर्डर कर देते थे। मैंने वहां जो चीजें देखी, जो अनुभव किया, उसने मेरे नजरिए को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मैंने ऐसी गुर्बत पहले कभी नहीं देखी थी। यह मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। मुझे समझ आ गया था कि पैसा ही सब कुछ नहीं हो सकता। मैं एक ऐसे जीवन के बारे में सोचने लगा जहां मैं लोगों की मदद कर सकूं, उनके जीवन में बदलाव ला सकूं। यही वजह थी कि मैंने मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी के बजाय सिविल सेवा का मन बनाया। कम नंबर के चलते आईएएस तो नहीं बन पाया, पर आईपीएस के तौर पर सेवा करने का मौका मुझे जरूर मिल गया। मैं उस वक्त खुश था। लेकिन 25 मई 2019 को जब अचानक अन्नामलाई ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी तो हर कोई हैरान था। उस वक्त अन्नामलाई बेंगलुरु साउथ के डिप्टी पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे। लोग यह जानने को बेताब थे कि इतने जुनूनी पुलिस अफसर ने आखिर इस्तीफा क्यों दे दिया, क्या कारण रहा। व्यक्तिगत वजह बताते हुए उस वक्त अन्नामलाई ने कहा था कि मैंने 10 साल पुलिस की सेवा की है। मुझे लगता है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में 3 महत्वाकांक्षाएं पूरी कर सकता है। पुलिस सेवा में मुझे जो करना था वो मैंने हासिल कर लिया है। अब मैं आगे का सफर तय करने के लिए तैयार हूं। हालांकि यहां तक किसी को यह जानकारी नहीं थी, कोई नहीं जानता था कि अन्नामलाई क्या करने जा रहे हैं। 25 अगस्त 2020 को जब उन्होंने सियासी राह पकड़ते हुए बीजेपी का दामन थामा तो लोग हैरान थे, पर बीजेपी बहुत खुश थी। हालांकि उस वक्त बीजेपी को भी यह अंदाजा नहीं होगा कि अन्नामलाई के आने से तमिलनाडु की सियासत 360 डिग्री घूमने जा रही है। कोड़ामार पॉलिटिक्स के जरिए उन्होंने जो माहौल बनाया वो इसकी एक नजीर मात्र है। तमिलनाडु के करूर जिले से आने वाले और कोयंबटूर में एक साधारण कृषि परिवार में जन्मे अन्नामलाई कोंगू वेल्लार जाति से आते हैं। उनकी जाति आजादी के वक्त फॉरवर्ड जाति हुआ करती थी, पर 1975 से इसे बैकवर्ड जाति का दर्जा दे दिया गया। यह बात उन्हें बीजेपी की सियासत के और भी मुफीद बनाती है। इतिहास गवाह है कि अन्नामलाई के आने से पहले राज्य में बीजेपी का कोई भी जनाधार नहीं था। कांग्रेस की विदाई भी काफी पहले हो चुकी थी। 2 छत्रपों करुणानिधि और जयललिता ने मिलकर 3 दशकों से भी ज्यादा वक्त तक राष्ट्रीय दलों को राज्य में एंट्री का मौका तक नहीं दिया था।
हालांकि अब दोनों ही दिग्गज इस दुनिया में नहीं हैं। तमिलनाडु के नए हीरो के तौर पर अन्नामलाई उभर रहे हैं। पिछले दिनों जब 5 लाख की घड़ी पहने अन्नामलाई पर डीएमके नेता सेंथिल बालाजी ने तंज कसा था, तब अन्नामलाई ने कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति मेरी घोषित संपत्ति से 1 पैसा भी ज्यादा दिखा दे तो मैं अपनी सारी संपत्ति सरकार को दान कर दूंगा। यह बेबाकी दिखाती है कि अन्नामलाई राजनीति के किस आयाम पर खड़े हो गए हैं। बीजेपी को भी उन पर इतना भरोसा है कि पार्टी ने अपने सहयोगी एआईएडीएमके को साइड लाइन कर दिया, पर बतौर अध्यक्ष अन्नामलाई पर आंच तक नहीं आने दी। इसकी वजह साफ है, बीजेपी जानती है कि राज्य की सियासत में अन्नामलाई ऐसे सितारे के तौर पर हैं जिनकी शह पर बीजेपी दक्षिण का किला फतेह कर सकती है। मिसाल के तौर पर देख लीजिए कि उन्हें सियासत में आए चंद साल ही हुए हैं, पर तमिलनाडु के युवाओं के बीच अन्नामलाई का गजब क्रेज है। यह दिखाता है कि वो बीजेपी की सियासत को धार देने के लिए कितने कामगर हैं। वैसे सियासी बात हो ही रही है तो बहुजन समाज पार्टी की नींव रखने वाले दिग्गज नेता कांशीराम का यह बयान जरूर याद करने की जरूरत है, जिसमें वो कहा करते थे कि पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए लड़ा जाता है। अन्नामलाई भी कुछ उसी राह पर है। इस बार इलेक्शन में भले ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा, पर उनका बढ़ता सियासी कद उनके उस कल की भविष्यवाणी कर रहा है जिसमें हर तरफ उनका ही नाम लिया जाएगा। 36 साल की उम्र में बीजेपी जैसी पार्टी के एक राज्य का प्रदेश अध्यक्ष होना उनकी सफलता की पहली सीढ़ी थी। अभी उनका सफर काफी लंबा है। आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए।